विजय विक्रम जी, आप पूर्वांचल बोर्ड के सदस्य हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम और भाई विजय विक्रम सिंह जी, मैं भी पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष था, हम दोनों लोगों ने पिछले 3-3.5 साल एक साथ काम किए हैं। आज हमारे बीच में हैं, ये अमेठी से जुड़े हैं, तो मुझको लगता है कि काशी में इनका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाएं, क्योंकि जिम्मेदारी आपको दी गई है कि पूर्वांचल की जब विकास की बात आती है तो वो सही दिशा में चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी रिपोर्ट सही हो। तो लास्ट क्या रिपोर्ट दी थी आपने, क्योंकि आपके चेयरपर्सन खुद मुख्यमंत्री हैं। हर हर महादेव। शिशिर जी, आपने कहा कि हमारी सरकार ने क्या दिया काशी को, हमारे माननीय मंत्री जी से कहा, हम लोगों की क्षमता नहीं है काशी को कुछ देने की, क्योंकि त्रिलोक के स्वामी स्वयं काशी में विराजित हैं। हमने क्या सेवा की, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य होने के नाते मैं आपसे बताऊं, 1962 में गाजीपुर से एक सांसद हुआ करते थे बाबू विश्वनाथ राय गहमरी। 62 में वो पार्लियामेंट में जब गए तो उन्होंने पूर्वांचल की जब दशा बताई, पंडित नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ की दशा बताते बताते, यहाँ की गरीबी, यहाँ के पिछड़ेपन को बताते बताते वो रोने लगे। उसके बाद पंडित नेहरू जी ने, तत्कालीन जो वित्त सचिव थे बीपी पटेल साहब, तो एक पटेल आयोग का गठन हुआ 1962 में। 62 से लेकर 2017 तक वो पटेल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, विकास से संबंधित ही जुड़े प्रस्ताव थे। कहाँ गंगा नदी पे पुल बनना है, कहाँ इंडस्ट्री लगना है, कहाँ विकास का अन्य क्या खाका तैयार होना है, यही पटेल आयोग की सिफारिश में थी। हमारे जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। और आप इंटरनेशनल टेक्सटाइल समिट का, ये जो होम टेक्सटाइल समिट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है कालीन उद्योग का, जो कालीन हम बाहर भेजते हैं, आज ये स्थित है कि कुल निर्यात का 60% कालीन सिर्फ हमारे भदोही और मिर्जापुर से विदेशों में सप्लाई होता है। पूरे प्रदेश का, पूरे प्रदेश का 60%, पूरे देश का 60% सिर्फ उत्तर प्रदेश से सप्लाई होता है, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका हमारे मिर्जापुर और भदोही की है। और आपसे बता दूं, जब पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर सब कहीं आर्थिक मंदी छा गई थी, टेक्सटाइल उद्योग घर एकदम से मृतप्राय हो गया था। उसके बाद जब 2017 में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और 2014 में जब केंद्र सरकार बनी, तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, और आज ये स्थित है कि मात्र भदोही और मिर्जापुर से हजारों करोड़ के ऊपर का निर्यात सिर्फ कालीन का होता है। आप हमारे आजमगढ़ में आइए, आजमगढ़ हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब था टेक्सटाइल का। मुबारकपुर जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है, और माना जाता है कि बनारस उसका मार्केटिंग हब। हम हैंडलूम की बात करते हैं, पावरलूम की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सामान्य परिवार से हैं। तो एक जुगाड़ू लूम चलता है। जुगाड़ू लूम जानते हैं क्या है? जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, जो किसी तरह अपने घर में साड़ियाँ बुनते हैं। 2002 के मऊ दंगे के बाद जो छोटा बुनकर था, जो गरीब बुनकर था, जो अपनी एक साड़ी अगर बुनता था तो उसके लिए मार्केट नहीं था कि वो उस साड़ी को लेकर कहाँ जाए। और जो ये हमारा हैंडलूम उद्योग था, ये कुछ लोगों के गिरफ्त में आ गया था, या कहें तो पूंजीपतियों के गिरफ्त में आ गया था। जो छोटे उद्यमी थे, जो छोटे बुनकर थे, वो एकदम से उनकी कमर टूट गई थी। हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी प्रदेश की सरकार ने उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराई, मार्केट बनी। यानी जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है
वहीं हमारा मार्केटिंग हब होगा। क्यों? क्योंकि एक साड़ी बुन के अगर कोई बुनकर बनारस आएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का कितना चार्ज होगा, उसके लागत का कितनी आएगी, उसमें उसको मुनाफा नहीं होगा। तो हमने हैंडलूम और पावरलूम के साथ अपने छोटे छोटे बुनकरों के लिए एक बेहतर व्यवस्था वहीं पे उपलब्ध कराई। ये टेक्सटाइल हो गया। आपसे बताऊं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि विदेश से जो निवेश आए उससे हम अपनी इकोनॉमी का जो है वो जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। उन्होंने अभी जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं अमेठी का हूं, हमारे अमेठी में मूंज होता है। मूंज सरपत की एक प्रजाति होती है। मूंज के जो प्रोडक्ट हैं आप सबके यहाँ भी होते होंगे। पहले इतने व्यापक स्तर पे घरों में स्टील के और एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होते थे, उनकी लाइफ 2 या 3 साल होती थी, लेकिन उन्हीं से हमारे घर के सारे काम होते थे। उस मूंज उत्पाद को, उस मूंज से बनने वाले सामान को वैश्विक पहचान मिली। और बताएं आपसे, हमारे लखनऊ में जो अवध शिल्पग्राम है वहां मार्केट लगी और वहां पे भारतीय परिधान में वहां कैटवॉक हुआ उस मूंज के प्रोडक्ट को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री जी जब G7 समिट में गए तो जानते हैं आजमगढ़ में एक निजामाबाद जगह पड़ती है, निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं। काली मिट्टी के बर्तन का ये स्थिति थी 2014 के पहले कि वहां जो तालाब थे उस पर अवैध कब्जा हो गया था। जो कारीगर थे, जो वहां पे काम करने वाले थे, उनको मिट्टी नहीं मिलती थी। कुछ ही तालाबों में मिट्टी उपलब्ध थी, लेकिन वो जो कब्जा था तो वो लोग काम कहां से करते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में उन निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के कार्य को वैश्विक पहचान दिलाई। और G7 समिट में आप ये जान लीजिए कि जापान के प्रधानमंत्री को हमारे आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी का जो बर्तन है उसको गिफ्ट किया था। और यही नहीं, G7 में पूरे प्रदेश से, जैसे हमारा जो बरेली का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो बनता है, फिरोजाबाद में हमारी चूड़ियां बनती है, उसको वैश्विक पहचान दिलाई। आज ये स्थित है कि निजामाबाद का ब्लैक पॉटरी का जो व्यवसाय है वो भी करोड़ों में पहुंच गया है। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए जो मानक होते हैं, सड़क, सुरक्षा, और उसके बाद आप जानिए, पहले आप जो भी इंडस्ट्री लगाए होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हैं, फॉरेन के भी आए हैं और देश के भी होंगे। आप जान लीजिए, एक था कि लाल फीताशाही से सब लोग परेशान थे। उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम ऑपरेशनल है, उसको लागू कराया कि किसी भी व्यवसायी को इसके लिए दिक्कत ना हो। संगठित अपराध, आप समझिए, सतहरिया, जौनपुर का जो सतहरिया उद्योग है उसकी और नोएडा की एक साथ स्थापना हुई थी। नोएडा कहां पहुंच गया? क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि पूर्वांचल में माफियावाद था। कोई इंडस्ट्री लगाने आता था, कोई निवेश करने आता था, जो संगठित अपराधी थे वो लूटते थे, उसके बाद वो भाग जाता था। लोग करते क्या थे, बाद में उस जमीन को औने पौने दाम में वो चला जाता था और जो यहाँ के माफिया होते थे, गुंडे होते थे, उस जमीन को खरीद लेते थे। आज ये स्थित है, उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध खत्म हो गया है। बात है विजय जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरा, मुझे लगा कि बनारस में बैठ के मैं पूरा यूपी घूम लिया। हमारे बीच माननीय मंत्री राजभर जी हैं। बहुत जरूरी सवाल हो जाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल पास होता है, 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है। और अगली सभा, जो पहली सभा थी, वो आपकी बनारस में होती है। और वो महिला बिल के ओत पोत हजारों लाखों की संख्याओं में महिलाएं पहुंचती हैं। भाषण का केंद्र बिंदु महिला थी। भाषण का जो महिला आरक्षण है वो उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि आरोप लगने लगे कि कहीं ना कहीं महिला बिल के माध्यम से 2024 में जाने की तैयारी है। क्या मैसेज है अंदर से? और
डेटा भी ये शो करता है, मैं ऐड ऑन करूंगी कि जो बीजेपी को कहा जा रहा है उसका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो डेटा दिखाता है वो महिला वोटरों की तादाद जो है 2014 और 2019 में वो बढ़ी है, इसलिए विपक्ष इसलिए भी निशाना साध रहा है, वो कह रहा है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है ये। देखिए, पूज्य मोदी जी की ताकत मात्र शक्ति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और देश के अंदर जब कभी भी चुनाव होते हैं तो एक साइलेंट वोटिंग होती है जो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जाती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है। लेकिन इस फैसले को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी तो जनवरी में भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण होना है। आज जब इसको आप मास्टर स्ट्रोक कहेंगे तो उसको भी कोई कहने वाले कुछ न कुछ कहेंगे। सरकार के हर फैसले को चुनाव से जोड़कर देखना मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं है। और इस बात के लिए हम अपने नेता का हम बहुत स्वागत करना चाहते हैं कि इन बातों की कभी वो परवाह नहीं करते हैं और अपने मिशन पर वो दिन रात परिश्रम करते हैं और उसको अंजाम तक ले जाने का काम करते हैं। ये बहुत पुराने जो हमारे एजेंडे हैं, हमने जिन वादों के साथ जनता के बीच में हम गए, उनका सहयोग मांगे, मां बहनों के बीच में गए, हमने उनका समर्थन मांगा और जिन बातों को कहकर हम समर्थन मांगे, आज उन बातों को हम पूरा कर रहे हैं, अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। अब इसमें राजनीति देखिए है क्या कि विपक्ष, इसका अंदाजा नहीं लगता विपक्ष को कि मोदी जी का विरोध करते 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 कब वो देश का विरोध करने लगते हैं, इसका भी उनको अंदाजा नहीं लगता। और इस वजह से बार बार जनता उनको सबक सिखा रही है, लेकिन वो सीखने के लिए नहीं तैयार है। आज आपके मंच से मैं कह रहा हूं, जनता के आशीर्वाद से 2019 से भी बड़ी सरकार बनाएंगे और उससे भी बड़े समर्थन के साथ पूज्य मोदी जी की वापसी होगी, भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी।